हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 सिविक्स का सेकंड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है पढ़ा है हमने। इस चैप्टर में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को और सिविल सर्वेंट्स को। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, कुछ चीजें याद रखनी है और ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। तो बच्चों, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि प्रेसिडेंट ने एक इम्पॉर्टेंट बिल पास किया है या फिर प्राइम मिनिस्टर ने कोई नई पॉलिसी बनाई है। तो क्या आप जानते हो कि ये काम किसका है, ये किस ब्रांच का काम है? तो एग्जैक्टली हम उसी ब्रांच के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पढ़े हैं हमने? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। सो एल फॉर लेजिस्लेचर एंड एल फॉर लॉज। तो लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना। दूसरा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम है ये जो लॉज बने हैं ना, इनको एनफोर्स करना, ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या है? लॉज को इंटरप्रेट करना। तो जुडिशरी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज नहीं। तो हम लेजिस्लेचर पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव पे आ चुके हैं। तो एग्जीक्यूटिव एग्जैक्टली वो काम करेगी। अब लेजिस्लेचर ने तो बता दिया कि हाँ ये हमने नया लॉ बनाया है, लेकिन एक्चुअली लेजिस्लेचर आके फॉलो नहीं कराएगी, उसको फॉलो कराने का काम करेंगे एग्जीक्यूटिव। अब जैसे कि हम देखें तो रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ। कौन सा बिल पास हुआ है? बिल पास हुआ है प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डिजिटल वर्ल्ड में, प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा, राइट। तो इसको हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये एक नया एक्ट पास हुआ है। इसके तहत ये है कि जितने भी पर्सनल डेटा हैं लोगों के, वो लीक नहीं होने चाहिए और वो प्रोटेक्टेड रखे जाने चाहिए। तो अब एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव इंश्योर करेगी कि जितने भी लोगों के पास या जितनी भी कंपनी के पास हमारे सिटीजन्स का डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे और वो गलत हाथों तक ना पहुंचे। अब एग्जीक्यूटिव का रोल जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एनफोर्सिंग द लॉ विच आर मेड बाय द legislature branch and it makes sure that the people follow the rules of the country। अब जैसे मान लो कि एक इम्पॉर्टेंट, अभी जैसे हम सब देख रहे हैं कि it has been made compulsory for both the riders to wear the helmet, राइट। तो जो स्कूटर चला रहा है सिर्फ अब वो नहीं, जो उसके पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, सही है ना। और होना भी चाहिए, भाई स्कूटर से गिरेंगे तो सिर, अगर गिर गए तो दोनों के सिर में चोट लगेगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम दोनों की प्रोटेक्शन के बारे में सोचें, ना कि जस्ट ड्राइवर की प्रोटेक्शन के बारे में। इजंट इट राइट? तो अब काम क्या है? अब काम ये है कि लेजिस्लेचर ने बिल पास कर दिया, एग्जीक्यूटिव इसको एनफोर्स कराएगा। किसकी मदद से? एग्जीक्यूटिव इसको एनफोर्स कराएगा विद द हेल्प ऑफ द पुलिस फोर्स, राइट। और इवन अगर अभी आप रिसेंटली देखो तो रिसेंटली एक नया बिल भी मतलब अगर दिल्ली में अगर आप देखो तो AI कैमरास भी लग गए हैं जो ये चेक कर रहे हैं कि हाँ लोग सीट बेल्ट पहन रहे हैं, कोई ट्रैफिक रूल तो नहीं ब्रेक कर रहे हैं, या फिर हेलमेट पहन रहे हैं या नहीं। जो नहीं पहनेगा उसको लगेगा चालान, करेक्ट। तो यही काम है एग्जीक्यूटिव का। तो मतलब कि जो बिल पास हुआ था अब उसको एनफोर्स किया गया और ये मेक श्योर किया जा रहा है कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा आपको पता है। अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव में एग्जैक्टली आता कौन है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? सबसे पहले द प्रेसिडेंट। हु इज द प्रेसिडेंट? द हेड ऑफ द स्टेट, जो हमारे नेशन का हेड होता है, ही इज द प्रेसिडेंट। सेकेंड इज द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा,
ठीक है। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो हमारी पावर में सरकार होती है उसका हेड होता है। जैसे आजकल है बीजेपी, तो बीजेपी के जो हेड हैं ही इज, कौन है जल्दी से बताओ? यस, मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देन द थर्ड इज द फोर्थ इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो मिनिस्टर्स जो प्रेसिडेंट की हेल्प करते हैं इन लॉज को एनफोर्स करने में एंड मेक श्योर कि सब कुछ सही तरीके से चलता रहे, राइट? अब वर्कफोर्स इन सब के पीछे और भी है। कौन है? इन सब के पीछे एक लार्ज वर्कफोर्स। अब देखो हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है, इट इज अराउंड 1.4 मिलियन, मतलब इतने सारे लोग हैं हमारे देश में। तो ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठ के उसको देखेंगे, नहीं। वी नीड अ लार्ज वर्कफोर्स जो ये मेक श्योर करे कि एक लॉ एनफोर्स हो गया, उसके बाद क्या रिस्पेक्टिव चेंजेस हुए, क्या लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचाई गई, तो क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए सिविल सर्वेंट्स और पुलिस फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दे इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। कौन? सिविल सर्वेंट्स एंड पुलिस फोर्स। इट मेक श्योर दैट द पीपल आर फॉलोइंग द लॉज। जैसे अभी हमने बात की कि AI कैमराज दिल्ली में लग गए हैं, तो AI कैमराज ही लगे हैं, तो सिविल सर्वेंट्स ने मतलब इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद अब पुलिस इन कैमरास के थ्रू लोगों पे नजर रख रही है कि भाई तुम फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो जो नहीं कर रहा है उसको याद रखना, पुलिस आके पकड़ेगी एक दिन, ठीक है। चलो अब रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। रिकैप क्या है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। तो इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं 4 लोग मतलब 4 ग्रुप्स। सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द ग्रुप ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड दे आर हेल्प्ड बाय अ लार्ज वर्कफोर्स। दे आर द सिविल सर्वेंट्स जो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड द पुलिस फोर्स जो इन लॉज को एनफोर्स करेगी और मेक श्योर दैट द पीपल दे आर फॉलोइंग द लॉज, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट होगा, आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं में आप क्लास को बुक कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट, द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और कौन है हमारी प्रेसिडेंट? यस, द्रौपदी मुर्मू जी, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट के रोल्स क्या होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं और कौन हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट बन सकता है। क्या आप बन सकते हो? तो अभी पता चल जाएगा कि आप बन सकते हो या नहीं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो हमारी कंट्री का हेड कौन है? हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोलते हैं ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे देश का हेड है कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक नॉमिनल या फिर एक सिंबॉलिक हेड होता है? जैसे अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 6 या 7 में, आई थिंक 6 में, राइट, तो हमने पढ़ा था कि जो मेयर होता है ना, ही इज द सिंबॉलिक हेड। असली पावर्स कमिश्नर के पास होती हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे प्रेसिडेंट इज द सिंबॉलिक हेड, ही इज द नॉमिनल हेड, लेकिन असली पावर्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं। सो और ये कौन है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, सो शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी का एक बड़ी हिस्टोरिकल फैक्ट है, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं? सो शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप मेरे को एक कमेंट में, सब बच्चे, आप सबके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। और होमवर्क ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि क्या इससे पहले कोई और फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं, और रही हैं तो उनका नाम क्या है? सर्च करना है, मुझे बताना है। दूसरा, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रोल। अब जैसे हम बात कर रहे थे ना कि शी इज द प्रेसिडेंट, विल नॉट से शी बट विल से प्रेसिडेंट, ही और शी इज जस्ट द नॉमिनल हेड और द सिंबॉलिक हेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज डन इन द प्रेसिडेंट्स नेम, मतलब कि कोई भी बिल पास होना है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही बिल पास होगा, ठीक है। लेकिन
जो डिसीजंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे. सो प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो इनको एडवाइस देते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. ये सब मिलके प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे और जो ये फैसला करेंगे वो चीज प्रेसिडेंट को फॉलो करनी पड़ेगी. ठीक है. सो शी इज बाउंड टू फॉलो दिस एडवाइस. क्या आपको लगता है कि ये सही है? सोच के बताना मुझे. ठीक है. तो ये बड़े सारे इस चैप्टर में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ऐसे रैंडमली दूंगी और आपको उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देने पड़ेंगे. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या इससे पहले 15th प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या उससे पहले कोई और फीमेल प्रेसिडेंट रही है या नहीं? पहली बात तो ये आप मुझे बताओगे. दूसरी बात आप मुझे ये बताओगे कि सिंस वी नो दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सिंबॉलिक हेड, सो शी इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो डू यू थिंक दिस इज फेयर या फिर थोड़ी और छूट होनी चाहिए प्रेसिडेंट को? ठीक है. अब जैसे हम बात करते हैं, कोई कभी भी ना नया बजट आता है तो नया बजट का जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है ना तो उस सेशन को प्रेसिडेंट ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो भी बिल बना है, जो भी बजट बना है, वो सब प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बैठ कर डिसाइड करते हैं और उसमें प्रेसिडेंट का कोई हाथ नहीं होता है. देन कमिंग ऑन टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हो अभी आज, बताना. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू नीड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकेंड, यू मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज. तो क्या आप 35 साल के हो चुके हो? तो जितना मुझे लगता है आप मैक्सिमम 12-13 साल के होंगे, राइट, या 14 साल के होंगे. तो 12 तो नहीं, आई थिंक 13 या 14 के आप होंगे, आप क्लास 8 में हो. तो क्या बन सकते हो? नहीं, आपको और कुछ 21-22 साल वेट करना पड़ेगा, फिर आप बन पाओगे. देन यू मस्ट बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. सो दैट पर्सन मस्ट बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, राइट. एक और क्वेश्चन है आपके लिए. आपको मुझे इंडिया के यंगेस्ट प्रेसिडेंट का नाम बताना है. So the youngest president of India कौन रहे हैं? So now we are द्रौपदी मुर्मू जी is the 15th president of India. तो आपको बताना है कि सबसे youngest in 15 में कौन रहा है जिन्होंने ये पोजीशन संभाली है. आगे चलते हैं. Now where does the president live? कहाँ रहते हैं? प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति. तो राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? एग्जैक्टली राष्ट्रपति भवन में. तो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस होता है राष्ट्रपति भवन जो न्यू दिल्ली में है और उसके आगे एक बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा मुगल गार्डन है एंड विजिटर्स आर अलाउड टू सी इट एवरी फरवरी. तो अगर आपको प्रेसिडेंट का गार्डन देखना है या आपको प्रेसिडेंट के गार्डन में घूमना है तो आपको फरवरी एग्जाम से जस्ट पहले फटाफट से एक छोटा सा ट्रिप दिल्ली के लिए लगाना पड़ेगा. जो दिल्ली में है उनको एक दिन निकाल के उनके मुगल गार्डन में जरूर घूम के आना अगर आपको चांस मिले. आगे बढ़ते हैं. एंड हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? कैसे इलेक्ट होते हैं? सो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने सिलेक्ट किया है. जैसे कि हमारे आसपास के एमएलए क्या होते हैं? विधायक. तो विधायक सुना होगा, काफी कॉमन वर्ड है. तो हर एक स्टेट में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और उनके अपने अपने एमएलएज होते हैं, मतलब विधायक होते हैं. तो ये विधायक मिलकर एमएलएज, दैट इज एमएलएज एंड हाउस एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, मतलब लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स और एमएलएज मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं. तो 2022 में जब द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी, तो इन ही तीनों मतलब लोकसभा, राज्यसभा और एमएलएज, इन सभी इलेक्टेड मेंबर्स ने मिलकर उन्हें चुना था, तो इन्हें ज्यादा वोट्स मिले थे. देन इनडायरेक्ट इलेक्शन, सो पीपल डू नॉट वोट डायरेक्टली फॉर देयर प्रेसिडेंट. तो बेसिकली जिनको हमने चुना उन्हीं मेंबर्स ने प्रेसिडेंट को चुना. तो हम डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली हम भी इस वोटिंग में इन्वॉल्व्ड हैं.
सिंपल। आगे बढ़ते हैं ना, प्रेसिडेंट्स टर्म एंड रिमूवल। तो प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है, तो 5 साल तक के लिए प्रेसिडेंट रहता है एंड कैन बी इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट। अब मान लो उन्होंने कोई गलत काम कर दिया, कोई सीरियस क्राइम कर दिया, या फिर कोई ऐसा काम कर दिया जिससे हमारे देश को के देश से गद्दारी कर दी, तो इन केसेस में उनको हटा सकते हैं उनकी सीट से। सो इम्पीचमेंट हैपेंस इफ द प्रेसिडेंट इज फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रेजन या फिर करप्शन। इनमें से कुछ भी हो, कोई भी एक भी चार्ज हो, तो प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर भी साथ के साथ हम अब यही डिस्कस कर लेंगे। तो क्या अभी तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट है जिनको अपनी पोजीशन से हटाया गया हो अपने टर्म से पहले, इनमें से किसी भी चीज के वो गिल्टी पाए गए हों? तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। हमारे जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं वो हमेशा अपने दायरे में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन में दायरे में रहकर ही उन्होंने काम किए हैं, फैसले लिए हैं। तो आज तक ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। नाउ अ क्विक रिकैप अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनको कौन इलेक्ट करता है? इनडायरेक्टली हम ही करते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब दे आर इलेक्टेड बाय द एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेस। सो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स एंड एमएलएज ऑफ द स्टेट। टर्म 5 साल का होता है और उनको रिमूव किया जा सकता है अगर देयर इज इम्पीचमेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो, कोई ट्रीजन हो या फिर कोई करप्शन हो। एंड वेयर डू दे लिव? दे लिव इन द राष्ट्रपति भवन। और अगर आपको उनका सुंदर सा मुगल गार्डन देखना है तो आपको फरवरी में जाना पड़ेगा, तब वो आम जनता के लिए खुला होता है और उस टाइम बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो पीएम को अपॉइंट कर सकती हैं, लोकसभा के सेशंस को डिसॉल्व कर सकती हैं और इवन पीस या वॉर डिक्लेयर कर सकती हैं। यस, तो बस आज हम उन्हीं पावर्स को समझने जा रहे हैं। सबसे पहली है, इन डिटेल सबको डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट नाम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव पावर से। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करती है? सबसे पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, हु इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी। तो जिस पार्टी को भी मेजॉरिटी में वोट्स मिलते हैं, उनमें जो उनका लीडर होता है उसको वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, और द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। देन द यूनियन मिनिस्टर्स को, तो यूनियन मिनिस्टर्स जो भी हमारे बनते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि दे आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देन स्टेट के गवर्नर्स को, जितनी भी हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं और जो उनके गवर्नर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तीनों चीजें समझ आई। इसके बाद की ऑफिशियल जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, राइट, एंड अटॉर्नी जनरल, तो ये भी अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले कैग क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल क्या होता है? तो जो भी हम टैक्सेस देते हैं, जो भी देश की जनता टैक्स देती है, वो टैक्स कहाँ पर यूज हुआ, कितना टैक्स आया, कितना पैसा है, तो मतलब सरकारी पैसे का हिसाब किताब रखना, वो सही जगह पर यूज हुआ है या नहीं, ये सारी डिटेल्स वो पार्लियामेंट में देती है। दूसरी चीज है अटॉर्नी जनरल। तो ये बेसिकली एक टॉप लॉयर होता है हमारी कंट्री का, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को ही कानूनी मतलब जहां भी वो कानूनी दांव पेच लगाने होते हैं वहां पर अटॉर्नी जनरल का ही काम होता है। सो बेसिकली ही इज द वन जो इंडिया को सलाह देता है, मतलब लॉयर है और इंडिया को सलाह देता है। Then the judges of the Supreme Court and the High Court, again they are appointed by the President of the India and the ambassador to other countries. तो जितने भी ambassadors हैं बाकी countries के लिए इंडिया से, वो भी सारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई सा भूलना चाहो तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, PUG, जैक, ठीक है, पग जैक। सो पग वो डॉग होता है ना, छोटा सा क्यूट सा। सो P इज फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, देन गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। J इज फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देन एम्बेसडर्स to other countries, and comptroller, auditor general and attorney general. So these are the
people who are appointed by the president of the India. अब इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ. 2023 में प्रेसिडेंट ने DY चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था. ठीक है. एंड रिसेंटली RN रवि को प्रेसिडेंट ने गवर्नर ऑफ तमिलनाडु अपॉइंट किया है. सो दीज अपॉइंटमेंट्स हैव बीन डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री पावर्स. सो दूसरी तरह की प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं मिलिट्री पावर्स. सो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस. ठीक है. ही और शी कैन डिक्लेयर अ वॉर एंड कंक्लूड पीस. तो अगर वॉर डिक्लेयर करनी है या पीस के ट्रीटी पे साइन करना है, अच्छा पीस, हाँ, कि वी डिक्लेयर पीस, तो उस पे भी प्रेसिडेंट के ही साइन होते हैं. सो ऑल इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फॉरेन कंट्रीज आर मेड इन द प्रेसिडेंट्स नेम. तो जो भी हम फॉरेन ट्रीटीज बनाते हैं, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, वो सारी प्रेसिडेंट के नाम के अंडर ही आती हैं. मतलब साइन उसमें प्रेसिडेंट ही करता है. ऑल्दो प्रेसिडेंट अकेले ये सब कुछ डिसाइड नहीं करता है. प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ होता है, लेकिन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट पावर में होती है, जो पार्टी पावर में होती है, वो प्रेसिडेंट को इन सब मामलों में हेल्प करती है. अब जैसे कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो कारगिल वॉर में भी प्रेसिडेंट, ऑल्दो ही प्रेसिडेंट वाज द कमांडर इन चीफ, लेकिन मेन जो उसको एडवाइस देने का काम है वो किसने किया था? वो किया था उस समय की रूलिंग पार्टी ने. देन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? सो प्रेसिडेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग. तो जो लॉज बनते हैं ना, उसमें प्रेसिडेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ होता है. जैसे वो कभी भी किसी भी हाउस को, किसी को भी समन कर सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं पार्लियामेंट को. ठीक है. सो द प्रेसिडेंट हैज दैट पावर टू समन द पार्लियामेंट. देन एड्रेस द ओपनिंग सेशन एवरी ईयर आउटलाइंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो जब भी कोई सेशन हर साल शुरू होता है, तो उसकी ओपनिंग भी प्रेसिडेंट ही करता है और प्रेसिडेंट आउटलाइन देता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में. थर्ड, they can dissolve the लोक सभा और ऑर्डर द फ्रेश इलेक्शंस. तो अगर उनको लगे तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और फ्रेश इलेक्शंस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं. देन दे कैन कॉल फॉर अ जॉइंट सेशन. मतलब मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा में ना किसी बात को लेकर ना डेडलॉक हो गया है, मतलब कि अब वो जो काम था ना वो रुक चुका है, एक तरफ को भी नहीं बढ़ रहा. तो उस केस में प्रेसिडेंट हैज दैट पावर कि वो दोनों ही सेशंस को एक साथ बुलाए, मतलब एक जॉइंट सेशन करा के उसका हल निकाल सकती हैं. तो दे मस्ट गिव एसेंट टू द बिल्स फॉर देम टू बिकम अ लॉ. तो उन्हीं, जब तक वो परमिशन नहीं देंगी तब तक उनका क्या नहीं होगा, तब तक वो लॉ नहीं बनेगा. तो उनकी परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी है. देन कैन रिटर्न द बिल वंस, इफ पास्ड अगेन दे मस्ट साइन इट. ये बड़ा पंगा है कि अगर मान लो कोई भी एक बिल है, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं सही लग रहा, आई एम नॉट गोइंग टू साइन दिस, लेकिन जब दूसरी बार वो बिल आएगा तो उन्हें साइन करना ही पड़ेगा. बात क्लियर हो गई. इसके बाद दे कैन ऑल्सो नॉमिनेट दीज पीपल, 12 राज्यसभा के मेंबर्स और 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को लोकसभा में ये अपॉइंट नहीं कर सकती, नॉमिनेट कर सकती हैं. When the parliament is not in session, president can issue the ordinance. तो मान लो अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस समय के लिए कोई एक ऑर्डिनेंस वो पास कर सकती हैं. ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक टेम्परेरी बिल जो 6 वीक्स के लिए वैलिड होता है. राइट. नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस आर जस्ट लाइक द लॉज. तो ऑर्डिनेंसेस लॉज की तरह ही होते हैं, बट दे आर ओनली वैलिड फॉर 6 वीक्स एंड आफ्टर दैट द पार्लियामेंट मीट्स अगेन. तो उसके बाद पार्लियामेंट फिर से मिलती है और फिर उसके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जाता है. So these are the legislative powers of the president. Now the financial powers. तो जो बजट है is presented to the parliament in the name of the president. अब जो भी आप बजट देखते हो, हर साल बजट आता है, तो ये जो भी बजट आता है ना, ऑल्दो इसको बनाएगा कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, और उनमें
प्राइम मिनिस्टर की भी सलाह होगी, लेकिन जब ये पास होगा तो प्रेसिडेंट के नाम पे पास होगा। नेक्स्ट, मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द प्रेसिडेंट विद द प्रेसिडेंट्स परमिशन। तो मनी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की परमिशन पर इंट्रोड्यूस होते हैं। प्रेसिडेंट कैन ग्रांट एन एडवांस फॉर द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। जिस तरह हर फैमिली अपने इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे बचा के रखती है, कुछ फंड बचा के रखती है, वैसे ही हमारी कंट्री भी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए कुछ फंड को बचा कर रखती है और उसी फंड को हम कंटिजेंसी फंड बुलाते हैं। क्या हमने रिसेंटली कंटिजेंसी फंड यूज किया है अपनी कंट्री में? बिल्कुल किया है, और ये किया है कोविड-19 के टाइम। तो कोविड-19 के टाइम वैक्सीन और ये मेडिकल सप्लाईज के लिए हमारी कंट्री ने इस कंटिजेंसी फंड को यूज किया था, सो एज टू प्रोवाइड वैक्सीन्स एंड मेडिकल एड टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट आता है जुडिशियल पावर्स। तो जुडिशियल पावर्स में प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है? तो प्रेसिडेंट किसी भी इंसान की पनिशमेंट को माफ कर सकता है, उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है या रिमिट कर सकता है सेंटेंस को, एंड इवन अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला हो तो उसको भी माफ करा सकता है। सो प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर ऑफिशियल एक्शन। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को जाके सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो President is not answerable to any court. Exception, they can be questions if impeachment by the parliament. अगर किसी तरह की impeachment होती है तो ही वो answerable होता है, otherwise president is not answerable. तो ये गोल्डन की है मर्सी का जो प्रेसिडेंट के पास है। तो आपकी लास्ट उम्मीद है कौन? प्रेसिडेंट। अगर डेथ सेंटेंस मिल गया है तो उसे माफ कराने के लिए आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो। सो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी इन 3 सिचुएशंस। कौन कौन सी? ये है इमरजेंसी पावर्स। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी व्हेन द कंट्री सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड, किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से या फिर किसी आर्म्ड रेबेलियन से अगर ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट्स रूल, जब किसी स्टेट में व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसी स्टेट है जहां पर गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में होती है वहां पर भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट नीड्स पार्लियामेंट्स अप्रूवल टू डिक्लेयर एनी इमरजेंसी। अब जैसे किसी की सजा माफ करनी है, कम करनी है, डेथ सेंटेंस को माफ करना है, वहां पर उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो उनको रूलिंग जो पार्टी होती है या जो पार्लियामेंट होता है उसका पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर हम इन तीनों इमरजेंसीज की बात करें, सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी 1971 वॉर के टाइम इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी थी। अगर हम प्रेसिडेंट रूल की स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो महाराष्ट्र और पंजाब के जो गवर्नर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट रूल रेकमेंड किया था, हुआ नहीं था बट रेकमेंड किया था। और तीसरी है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो विद गॉड्स ग्रेस आज तक हमारी कंट्री में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। अब इस इमरजेंसी की लिमिटेशंस क्या है? पहली कि प्रेसिडेंट इसमें इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता, उसे पार्लियामेंट की परमिशन अप्रूवल चाहिए, राइट? तो उनकी भी सलाह लेनी पड़ती है। पावर्स आर लिमिटेड लेकिन मस्ट बी यूज्ड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑल्दो देयर आर पावर्स, लेकिन इन पावर्स की एक लिमिटेशन ये है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को खुल के यूज नहीं कर पाता है, लेकिन इन पावर्स को यूज करने के लिए उसे प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी होती है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी कंट्री में इवन दो द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। अगर वो कोई गलती करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो हमारे देश के लॉज के अगेंस्ट है, तो उसको भी वहां से हटाया जा सकता है। सो रिमेंबर, जब भी आप कोई काम करो तो याद रखना आप कानून के दायरे में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही करो। नेक्स्ट, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट कोई भी कॉल लेता है, ठीक है, वो कोई भी कॉल ले सकता है। मान लो कि इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस, और उसमें कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी किसी क्लियर वोट से नहीं जीती है, मतलब क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई है, तो उस केस में प्रेसिडेंट किसी को भी
प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है. सो इफ नो पॉलिटिकल पार्टी विंस द क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, नो कोलेशन, कोई कोलेशन भी नहीं बनती है, तो प्रेसिडेंट कैन चूज एनी लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दैट पर्सन मस्ट प्रूव मेजॉरिटी इन लोकसभा विद इन अ सेट टाइम. तो उसको अपनी मेजॉरिटी लोकसभा में क्या करनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट काफी ज्यादा न्यूज में थे. क्यों न्यूज में थे? क्योंकि जो हमारे रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया ड्यू टू द हेल्थ रीजंस, राइट. तो अभी कौन है, अभी देखते हैं. तो वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया. तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके नीचे है वाइस प्रेसिडेंट. तो इनकी क्वालिफिकेशन सारी ही सेम होती है. एज द प्रेसिडेंट 35 ईयर्स से ऊपर होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, एक्सेप्ट ही मस्ट बी एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा. तो वो राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होने चाहिए. इनका टर्म भी 5 साल का होता है. एंड वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. इंपॉर्टेंट. तो जितने भी राज्यसभा के सेशन होते हैं उसमें आपने देखा होगा, राज्यसभा की डिबेट सुनी होंगी कई बार न्यूज में, तो उसमें जो चेयर पे बैठे होते हैं, मतलब जो उनको हेड कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, वो हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ द फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. So he is ex officio chairperson of the Rajya Sabha. Second, he takes over the functions of the president. मान लो प्रेसिडेंट कहीं टूर पे गया है, या प्रेसिडेंट छुट्टी पे है, या प्रेसिडेंट के हेल्थ रीजंस की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, तो वाइस प्रेसिडेंट उनके काम संभालता है. और अगर किसी भी वजह से प्रेसिडेंट की सीट खाली है तो उनका काम, या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट ही उनकी जगह संभालता है. नेक्स्ट, द ड्यूटीज डिस्चार्जेस द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट टिल द न्यू वन इज इलेक्टेड. जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को संभालता है. अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे हमने रिसेंटली देखा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ जी, उन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया, मतलब उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दिया, स्टेटिंग हिज हेल्थ रीजंस. सो नाउ जस्ट टेल मी कि उनके काम कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? तो उनके काम संभालेगा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, तो उनके, वो भी तो इतने सारे काम करते हैं, वो भी तो संभालने पड़ेंगे किसी को. तो अब हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ना थोड़े से इनकी चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं. जैसे कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट, एंड ही इज द हेड ऑफ द राज्यसभा. करेक्ट. ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज. और ये भी वैसे ही होता है, जिनको हमने इलेक्ट किया है वही आगे उन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे. डायरेक्टली नहीं इलेक्शन हो रहे हैं, बट इनडायरेक्टली हम ही इलेक्ट कर रहे हैं. थर्ड, एलिजिबल फॉर लोकसभा, एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर द राज्यसभा. टर्म दोनों का ही 5 ईयर्स होता है. पावर्स इनके पास काफी सारी हैं, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री, फाइनेंशियल, लेजिस्लेचर एंड सो ऑन. और इनके पास ही प्रिजाइड्स ओवर द राज्यसभा, राइट. तो इनकी पावर्स काफी लिमिटेड हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द प्राइम मिनिस्टर. सो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यस, नरेंद्र मोदी जी. सो द रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट. तो अब हम जितनी भी पावर्स पढ़ रहे थे ना, ये सारी रियल पावर्स जो हैं वो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में. सो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल political institution of India. President is bound to act according to the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. तो real power प्राइम मिनिस्टर के पास है. दो द प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड, प्राइम मिनिस्टर रन्स द कंट्री डे बाय डे. तो जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, उस देश को चलाने में हमारे प्राइम मिनिस्टर का हाथ है. प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड, राइट. अब बात करते हैं उनके पोजीशन और उनके फंक्शंस की. तो प्रेसिडेंट इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड. तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज द प्राइम मिनिस्टर. इट एक्सरसाइजेस ऑल द पावर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिस्क्रिशनरी पावर्स. तो जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, राइट, कौन कौन सी हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर्स? जैसे कि अगर कोई पार्टी, अगर लोकसभा के इलेक्शंस हुए, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में क्लियरली नहीं जीती है, तो
प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। बस इस काम को छोड़ के बाकी जितनी भी पावर्स थी वो सारी रियल पावर्स यही इंजॉय करते हैं, तो इन्हीं के हाथ में रियल पावर है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो ये बात याद रखना। आगे, व्हाई इज प्राइम मिनिस्टर द रियल हेड। अब बात ये है कि वैसे तो हमने प्रेसिडेंट को हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास काफी सारी पावर्स हैं, लेकिन रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में क्यों है? बिकॉज ही इज इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री। तो ये वो इंसान है जिसको देशवासियों ने इलेक्ट किया है, डायरेक्टली हेड ऑफ द कंट्री बनाया है। सो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन इन द पार्लियामेंट। तो ये वही लीडर हैं जो मेजॉरिटी में पार्टी जीती है या फिर कोलिशन की जो गवर्नमेंट है उसके रियल हेड हैं, इसलिए इनके पास रियल पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट, पीपल एंड द पार्लियामेंट। तो हम सब के बीच का जो लिंक है हमारे और पार्लियामेंट के बीच में या हमारे प्रेसिडेंट के बीच में, ये रियल लिंक कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। देन व्हाट आर द फंक्शंस? ही डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज। तो ये जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, फाइनेंस, एजुकेशन, फिर R&D, ये जो सारी मिनिस्ट्रीज हैं ये सारी डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। ही कोऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंट्स एंड लीड्स मीटिंग्स। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करता है और मीटिंग्स को लीड करता है। मीटिंग्स में डिस्कशंस का हेड भी यही होता है। So he informs and advises the president and this advice is a binding. तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है और एडवाइस देता है और प्रेसिडेंट के लिए ये एडवाइस में एक बाइंडिंग हो जाती है कि उनको माननी ही पड़ती है। सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एक्सपैंड एंड डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर। कि अगर उनको लगे कि मिनिस्टर सही नहीं काम कर रहा है तो उसका रेजिग्नेशन डिमांड कर सकता है। एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे from Red Fort. So Prime Minister only addresses our nation on the Independence Day. तो if 15 अगस्त आ रही है तो 15 अगस्त को यही एड्रेस करेंगे हमारे नेशन को। नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के बाद बनते हैं। सो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं जो 5 साल के लिए रहते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इज यूजुअली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द लोकसभा। अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं होती है तो पार्टीज कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती हैं। अब यहाँ पर काउंसिल जो बनती है, सो द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स द मिनिस्टर्स बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस। तो अब अलग अलग मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर ही सिलेक्ट करेगा। ये सारी लिस्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगी और प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा और अपॉइंट कर देगा इन मिनिस्टर्स को। तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, ये काम है प्रेसिडेंट का। प्राइम मिनिस्टर को किसने सिलेक्ट किया है? ही इज द हेड ऑफ दैट मेजॉरिटी में पार्टी या कोलिशन की जो गवर्नमेंट बनी है उसका हेड है, तो वही हेड को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर एक लिस्ट देगा प्रेसिडेंट को कि ये मेरे मिनिस्टर्स होंगे और उन्हीं मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा एज द डिफरेंट मिनिस्टर्स। देन दस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर फॉर्म। तो ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। सो मिनिस्टर्स ना अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स स्टेट के भी होते हैं और डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो सीनियर मोस्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, रेलवे, PWD ऐसे विभाग संभालते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, राइट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्ट्री है। तो ये हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। देन मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, तो ये दोनों को ही, ये जो ऊपर है कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, इनको असिस्ट करते हैं, ये इनका काम है। नेक्स्ट, की रूल ऑफ द मिनिस्टर्स। सो मिनिस्टर्स का की रूल क्या है? सो ऑल मिनिस्टर्स मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये MPs होने चाहिए जितने भी मिनिस्टर्स हैं,
इफ नॉट दे मस्ट बी इलेक्टेड विद इन द 6 months। तो विद इन 6 month ये इलेक्ट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, ईच मिनिस्टर इज गिवन अ पोर्टफोलियो और अ डिपार्टमेंट। हर मिनिस्टर को एक पोर्टफोलियो या फिर एक डिपार्टमेंट दिया जाता है। एग्जाम्पल, डिफेंस मिनिस्ट्री दे दो, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर्स, कोई भी एक मिनिस्ट्री इनको दी जाती है। नाउ लेट अस डू अ क्विक रिकैप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते कैसे हैं? जनरल इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है। अब प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है। अब मान लो कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने साथ कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लूंगी, राइट? तो वो बच्चे किसने, वो मेरे मिनिस्टर्स हैं, उनको मैंने सिलेक्ट किया है। तो एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर भी अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है। इस लिस्ट को प्रेसिडेंट को भेजा जाता है और प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करके इन मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर देता है और इस तरह हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन जाते हैं। सो नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स, कैबिनेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड द डिप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कुछ डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली या कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर संभाल रहे हैं। एंड थर्ड इज द डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को असिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कैबिनेट क्या होता है? तब से कैबिनेट 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 बोले जा रहे हैं, होता क्या है? सो कैबिनेट इज द इनर कोर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब तो कैबिनेट एक छोटा सा ग्रुप होता है, एक छोटा सा कोर होता है मिनिस्ट्री का, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है हमारी कंट्री के लिए। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो ये वो कोर मिनिस्टर्स हैं, वो एक छोटा सा ग्रुप है मिनिस्टर्स का जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लेता है। सो दीज कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री। दे मेक की डिसीजंस इन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर द हाई रैंक्ड मिनिस्टर्स। और इनके ऊपर हमारे देश की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक हमारे देश को बहुत नुकसान कर सकती है, लेकिन इनका एक सही फैसला हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। आगे, द पावर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैबिनेट। सो कैबिनेट एक्सरसाइजेस द रियल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो ये मिलकर सब लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन कैबिनेट स्टेज इन पावर एज लॉन्ग एज इट हैज द मेजॉरिटी सपोर्ट। तो कैबिनेट तब तक पावर में रहती है जब तक वो उनके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है। इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट इवन वन कैबिनेट मिनिस्टर, एंटायर काउंसिल मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। अगर एक भी वोट किसी के भी अगेंस्ट, नो कॉन्फिडेंस का एक भी वोट पास हो जाए, तो उसकी वजह से जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं सबको रिजाइन करना पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द चैप्टर। तो आई होप आपको पूरा समझ आया है। तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से हर एक बात को समझना है। कहीं पर भी लगे कोई भी डाउट है तो आज क्वेश्चन सेक्शन पर पूछना, या फिर लर्नर हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।